कि कल 2022-23 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है और उस वित्तीय वर्ष में जो हमारे क्रियाकलाप रहे हैं, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं और जो हमने हासिल किया है, उसी को आपसे साझा करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है। और मुझे बताते हुए यह भी प्रसन्नता हो रही है कि जब हमने आपको बुलाया है तो स्वाभाविक रूप से हम बढ़े हुए विश्वास से कुछ खुशखबरी आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं और आपको आमंत्रित करने का विशेष उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो आंकड़ों के साथ आपको हम बताएंगे भी और आपको हैंडआउट भी दिया जाएगा, जिसको देख के, जिसका विश्लेषण करके आप स्वयं भी सारे तथ्यों से अवगत हो सकते हैं। तो शुरुआत में जो हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा प्रदर्शन इस मोर्चे पर, आर्थिक उपलब्धियों के मोर्चे पर हम यूँ कहें तो शानदार रहा है। और शानदार रहा है सो कई मायने में शानदार रहा है, चाहे वह वृद्धि दर की बात हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, चाहे विकास के क्षेत्र में जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसकी बात हो, जो हम स्कीम हेड में खर्च करते हैं, या फिर जो हम अपना बजट आकलन या अनुमान प्रस्तुत करते हैं उसके विरुद्ध हमारी उपलब्धियों की बात। इन सभी क्षेत्रों में जो हमारे वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय उपलब्धियों के मानक हैं या जो मापदंड होते हैं, उन सभी पर हमने शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए इस खुशखबरी को ही साझा करने के लिए, जैसा हमने कहा कि हमने आपको भी खुशी में शामिल किया है और आपको खुशी में शामिल इसलिए किया है कि आप खुशी को इसी रूप में बिहार की जनता तक भी जरूर पहुंचा दीजिए कि इस बार हम लोगों का कुल जो व्यय है, ये समझिए कि लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अपने आप में जो लोग आप लोगों में से पिछले समय में इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, उनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम 2,35,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने व्यय किया है। और आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने इसमें बजट प्राक्कलन या अनुमान में हमने बताया था कि हम 2,37,000 करोड़ 600 करोड़ के करीब आसपास हम लोग व्यय करने वाले हैं। मतलब हमने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था कि हम 2,37,000 करोड़ करीब खर्च करने वाले हैं और हमारा एक्चुअल व्यय, वास्तविक व्यय 2,35,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यानी ये करीब 99% होता है। आप सोच सकते हैं, जो साल के शुरू में हमने कहा कि हम इतना खर्च करेंगे, हम 99% खर्च करने में सफल हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और शानदार उपलब्धि है। और इसमें पिछले वर्ष की से अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष हमारा वास्तविक व्यय था 21-22 में लगभग 1,99,000 करोड़ रुपए। तो 21-22 में 1,99,000 करोड़ था और इस बार 2,35,000 करोड़ हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि 18% अधिक। जैसा कि हमने कहा कि खर्च करने के मामले में हो और उपलब्धि के मामले में हो, हमने जो
दर है उसमें हमारी उपलब्धि शानदार है, उसके यही संकेत जो इंडिकेटर्स करते हैं वो यही है। और इस 2,35,000 करोड़ में भी जो हमने आपको पहले बताया था कि करीब 1,05,000 करोड़ रुपए ये वार्षिक स्कीम मद में है और 1,30,000 करोड़ रुपए करीब ये स्थापना मद में है। तो ये सब जो एक मोटा जो कहिए पूरे बजट के जो हमारा एस्टिमेट्स था उसमें हमारी उपलब्धियों का रिफ्लेक्शन है। ये दिखता है कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दूसरी चीज़ जो हमने कही थी कि मेन हम रेवेन्यू कलेक्शन जो राज्य की एक तरह से समझिए अपनी आंतरिक राजस्व शक्ति होती है, जो हमारी क्षमता होती है, उसमें भी हमने शानदार प्रगति की है और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और जो हमारा अपना राज्य में आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि जो हमने कर एवं गैर कर राजस्व मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम लोगों ने अनुमान किया था 47,523 करोड़ रुपए का अनुमान किया था, उसके विरुद्ध हमने 48,200 करोड़ रुपए का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है। जो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोगों ने इस फ्रंट पर भी जितनी मुस्तैदी और हमारे अधिकारियों ने जितने तत्परता से निष्ठा से काम किया है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो ये कमर्शियल टैक्स विभाग से लेके वित्त विभाग से लेके सारे विभाग के अधिकारियों को मैं सरकार की ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया कि 2-3 टैक्स कलेक्शन के मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो कुछ विभाग रहे हैं उसमें तो वाणिज्य कर विभाग है और दूसरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक कलेक्ट किया है, संग्रहण किया है। तो इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उसमें टारगेट हम लोगों ने रखा था 5500 करोड़ का और उन लोगों ने करीब 6583 करोड़ मतलब लगभग 6600 करोड़ रुपए का उन लोगों ने अभी तक कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है और एक शानदार उपलब्धि भी है। तो ये तो हमने आपको बताया। और सच पूछते हैं तो इस शानदार उपलब्धि के बावजूद हम लोग जिस गति से तरक्की करना चाहते हैं उस तरक्की में पिछले वर्ष भी हमने कई प्रकार की बाधाएं और सीमाओं का अनुभव किया है और उसका परिप्रेक्ष्य है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपेक्षित मदद होती है वो हमें नहीं मिलती और उसके कई आयाम हैं, कई मतलब उसके तरीके हैं जिस हिसाब से हमारे साथ चाहे अनचाहे नाइंसाफ़ी होती है, उसके कई तरीके से ये हम लोग इसको झेलते हैं। जो एक बता दें कि बाकी चीज़ें तो जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसमें सब जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था होती है कि जो 42% का है वो भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है और उस 42% जो सेंट्रल टैक्सेस का कलेक्शन होता है, जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है, वो तो संवैधानिक अधिकार है। बाकी असल केंद्र के द्वारा जो मदद मिलनी चाहिए, अब उसका एक तो तरीका ज़रा सोच लीजिए। जो उनको सीधे देना चाहिए,
जो चाहे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको छोड़ के वो हमें सीधा कोई ग्रांट अनुदान नहीं देते। उसके लिए एक हथियार है रादर उसके पास, हम लोग मानते हैं, वो है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसकी कहानी सुनिएगा तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि ये स्कीम जहाँ भी नाम सुनिएगा कि ये स्कीम बनाती केंद्र सरकार है, इसका नामाकरण केंद्र सरकार करती है, इसका फॉर्मेटिंग केंद्र सरकार करती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर तय केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके फंडिंग पैटर्न में वहीं से फिक्स कर देंगे कि इसमें हम इतना ही पैसा देंगे, शेष पैसा आप अपना दीजिएगा तभी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ सोचिए कि ये इनडायरेक्ट वे में राज्य को वित्तीय दबाव में डालने की स्थिति है। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं। आपको जितने ही मदद करनी है सीधा कीजिए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि 3 तरह की जो योजनाएं होती हैं, स्टेट सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, स्टेट स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम्स होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, पैसे देती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं जो स्टेट स्कीम्स होता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें दोनों का हिस्सा लगता है, लेकिन स्कीम बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर से लेके किसी चीज़ के बारे में किसी राज्य से कोई सलाह नहीं की जाती है। केवल वो फिक्स कर देंगे जी ये स्कीम हुआ, इसमें 50 रुपया हम देंगे, 50 आप भी लगाइए तभी वो 50 भी मिल सकता है। अब होता क्या है बिहार जैसे गरीब राज्य को कि इसको जो अपने हिस्से का जो संसाधन होता है हम अपने सोर्सेज से जो जनरेट करते हैं, जो हमने आपको बताया कि चाहे टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके माध्यम से जो हम सरकार अर्जित करती है उसमें प्रपोज्ड था और हम मिलने के हिसाब से हमने योजना बनाई थी, लेकिन हमको मिला मात्र 24,319 करोड़ रुपया। तो दोनों बात, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में संख्या बढ़ा के और जो पैसा कमिट भी करते हैं, जो 60-40 या 50-50 में जो उनको देना होता है, जो पिछले वर्ष की बात करते हैं कि उनको 46,147 करोड़ रुपया देना था, उसके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 24,319 करोड़ रुपया दिया। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि शेष हमको अपनी तरफ से लगाना पड़ा, और उसका अगर आप भूमि मतलब उसका उसमें उनका क्या हिस्सा था वो अगर निकाल लीजिए तो ये 21,828 करोड़ ही आता है। मतलब वो डायरेक्ट जो उस स्कीम में जो केंद्र प्रायोजित योजना मद में दिए, जिसको आप मदद कह लीजिए, योजना कह लीजिए, सीधे मदद तो कभी बिहार की तरफ उनकी नज़र आती नहीं है, लेकिन योजना के नाम पर भी मात्र 21,828 करोड़ रुपए की मदद हुई, यानी 2,35,000 करोड़ का जो खर्च या जो योजना जो काम हमने किया, उसमें उनका जो कहते हैं कि जानना अमानना, उनका सिर्फ 21,828 करोड़ का है। और इस सब के बावजूद, और सब में आप देख लीजिएगा, सब तरफ जैसे चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, मनरेगा हो, सब में दोनों चीज़ है। एक तो लगातार ये केंद्र की हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। कहाँ योजनाएं 100% केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू हुई थी, 85-15 हुआ, 75-25 हुआ, 60-40 हुआ, मामला 50-50 पर आके अटका है। एक तो केंद्र की हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं, और जो घटा के भी जो उनका कमिटमेंट होता है, जो अभी हमने आंकड़े बताए
कि जो उनको देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं। मतलब उनका वो पैसा अवेल करके, अब समग्र शिक्षा अभियान की ही बात ले लीजिए, उनको जो देना है नहीं देते हैं। हमको राज्य सरकार के अपने संसाधन से अर्जित पैसे उसमें डाल के तब हम अपने शिक्षकों का वेतन भुगतान करते हैं, वो कमिटेड राशि नहीं देते हैं। तो इसलिए राज्य के वित्तीय दबाव हमेशा बढ़ा के रखना ये केंद्र सरकार की समझिए कि अवांछनीय नीति है। ये किसी भी हाल में उचित नहीं माना जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने निर्मला सीतारमण जी को भी कहा था कि इन सारे कॉन्स्ट्रेंट, सीमाओं और जो कहिए सीमित संसाधनों के बावजूद हमने बता दिया है कि हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से या जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसके सही उपयोग और सही व्यय से हम राज्य में यहाँ तक कि जो विकसित प्रदेश हैं उनके विकास दर या उपलब्धियों को हम हमेशा टक्कर देते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम सीमित संसाधन से भी विकसित राज्यों की श्रेणी में या उनके विकास दर को चुनौती देते हैं तो हम तो विशेष मदद के हकदार हैं। विशेष राज्य का दर्जा हम इसीलिए मांगते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करके, जिसको अपनी कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल क्रेडिबिलिटी बता दी है, हमारे विकास करने की हो या वित्तीय विश्वसनीयता जब इस किस्म की है, इतनी ज़बरदस्त है, तो फिर हमें क्यों नहीं मदद देंगे। और जैसा कि हमने बताया, मदद तो छोड़ दीजिए, हमको ऋण लेने की भी पाबंदी हो गई है। जो पहले कुछ स्कीम्स के लिए हमने ली थी वो भी अब बंद कर दिया है कि ये नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है कि बिहार हकदार है, और हकदार इसलिए है कि उसकी संवैधानिक व्यवस्था है और अभी नीति आयोग का भी जो मैंडेट है आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी विशेष मदद का प्रावधान है। और प्रावधान अगर है तो आप सोचिए कि बिहार से ज़्यादा फिट केस किसका है। आप इन दो तथ्यों को मतलब अगल बगल रख के सोचिए कि हम जो भी संसाधन हमारे पास हैं उससे हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। दूसरे तरफ गरीबी की मानक पर हम सबसे नीचे रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला दीजिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। आप ही के पैरामीटर्स पे, आप ही के स्टैंडर्ड से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही हमको पुरस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह रहे हैं। मतलब है कि कारण डीपर है, और उसी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, मैंडेट दिया जाता है, चाहे नीति आयोग हो या क्यों हो। तो ये लेकिन बिहार के प्रति पक्षपात और भेदभाव पूर्ण भावना रख के इसको जो वित्तीय विशेष सहायता जिसका हकदार बिहार अपनी उपलब्धियों के आधार पर है, कोई हम विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए, विश्वसनीयता देखिए, हमारी उपलब्धि देखिए, हमारा काम देखिए। जो पैसा हमने लिया आप देखिए 99% हमने सही ढंग से खर्चा किया है, उपलब्धियां हैं। इसलिए बिहार के साथ पक्षपात बंद हो, भेदभावपूर्ण नीति बंद हो, और पिछले वर्ष जो अभी कल ही खत्म हुआ है हमारी उसकी उपलब्धियों और उसके जो आंकड़े हैं उसके विश्लेषण करके भी हमें विशेष मदद, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता जो 90-10 का अनुपात होता है, जो किसी भी समझिए पीछे छूट गए इलाके को आगे बढ़ाने के लिए देने की व्यवस्था है, हमें वो मिलना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज़, अपनी उपलब्धि बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और अपनी मांग और अपनी आवाज़ हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं
कि इतना नज़रअंदाजी मत करिए, बिहार का हक है उसको दीजिए।